हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है और मुझे लगता है कि अभी तक तो हमारे सभी बच्चों ने सैम्पल पेपर ज़रूर से डाउनलोड कर लिया होगा, उसे खोल के भी देखा होगा कि किस तरह के सवाल सीबीएसई ने दिए हैं, क्या पैटर्न है सवालों का, मार्किंग स्कीम वगैरह क्या है। मुझे लगता है अभी तक तो हमारे बच्चों ने ये चीज़ ज़रूर से एक्सप्लोर कर ली होगी। तो भाई आज के इस सेशन में सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए जो साइंस का सैम्पल पेपर रिलीज किया है ना, तो उस साइंस में जो फिजिक्स सेक्शन है वो हम करेंगे आज के इस सेशन में सॉल्व। तो भाई आज के सेशन का टारगेट क्या है कि जो क्लास 10th का जो साइंस का सैम्पल पेपर है उसमें हमें फिजिक्स सेक्शन को करना है इस पर्टिकुलर सेशन में सॉल्व, और हम हर एक सवाल को बड़े ही अच्छे से सारे ही कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई सैम्पल पेपर या कोई भी दूसरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, क्या टारगेट होता है? रिवीजन। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होता जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो भी अभी हम फिजिक्स सेक्शन के जितने भी सवाल हम सॉल्व करेंगे ना, हर एक सवाल के साथ उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस सेशन का टारगेट हो गया है सेट, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं ये आज का हमारा सेशन भी। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां पे हमें करना है फिजिक्स सेक्शन सॉल्व। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे बढ़े, सबसे पहले तो जो हमारी मार्किंग स्कीम है ना, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। तो आपका जो पूरा साइंस पेपर है, मैं सिर्फ फिजिक्स सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे साइंस पेपर की बात कर रही हूँ। तो हमारा जो पूरा साइंस का पेपर है उसको टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड लास्ट सेक्शन डी। ठीक है। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे 1 मार्क क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेंगे 3 मार्क क्वेश्चंस और सेक्शन 4 में आपको मिलेंगे 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है। तो सेक्शन ए में जो सवाल आएंगे वो कितने मार्क्स के लिए होंगे? 1 मार्क के लिए होंगे। सेक्शन बी में जो सवाल आएंगे वो कितने मार्क्स के लिए होंगे? 2 मार्क्स के लिए होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा? तो 2 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन सी में आपको जितने भी सवाल मिलेंगे वो कितने मार्क्स के लिए होंगे? 3 मार्क्स के लिए होंगे। और सेक्शन डी में जितने भी आपके पास सवाल आएंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? टोटल 5 मार्क्स के होंगे। यानी कि हर एक सवाल 5 मार्क कैरी यहाँ पे करने वाला है। तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 20 क्वेश्चन तक आपको कहाँ मिलेंगे? सेक्शन ए में मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके पास 1 मार्क के सवाल कितने आ रहे हैं? 20 सवाल आ रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में आपको टोटल मिलने वाले हैं 3 सवाल, 34th, 35th और 36th क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन डी में और हर एक सवाल कैरी करेगा कितना? 5 मार्क्स। ठीक है। फिर इसके बाद में 21st से लेकर के 26th क्वेश्चन तक किस में आएगा? सेक्शन बी में आएगा। 27th से लेकर के 33rd क्वेश्चन तक कहाँ आएगा? सेक्शन सी में आएगा। तो ये इस तरह का कुछ मार्किंग स्कीम इन लोगों ने डिसाइड करी है कि पूरे साइंस पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेक्शन के लिए जो है अलग अलग वेटेज दिया गया है सवालों को। इधर पे आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे 2 मार्क, यहाँ पे 3 मार्क और यहाँ पे 5 मार्क्स। ठीक है। और साथ ही साथ इन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने वर्ड लिमिट भी दी है। तो बाकी जितने भी आपके पास सेक्शंस है ना, उसमें वर्ड लिमिट आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट जोन है या जो डेंजरस जोन है वो क्या है? हमारा सेक्शन ए। वो इसलिए क्योंकि सेक्शन ए में आपको 1 मार्क क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि हर सवाल को सॉल्व करने के आपको मिलेगा 1 मार्क। तो उस 1 मार्क के लिए आपको जवाब कैसे देना है? आपको जवाब देना है या तो 1 वर्ड में या मैक्सिमम 1 सेंटेंस में, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपने सेक्शन ए में 1 से 2 लाइन भी लिख दी ना, तो आधा मार्क तो आपका वही कट हो जाने वाला है, क्योंकि क्लियरली सैंपल पेपर में यहाँ पे मेंशन्ड है
कि 1 मार्क के लिए सेक्शन ए के लिए जो वर्ड लिमिट है वो एक वर्ड होनी चाहिए या एक सेंटेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े कंसेप्ट से क्यों ना लिया गया हो सवाल, जवाब आपको सिर्फ एक वर्ड और एक सेंटेंस में ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो सेक्शंस हैं यहाँ पे भी आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, लेकिन अगर आप एक्सीड कर भी देते हो किसी क्वेश्चन में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी आपको यहाँ पे सेक्शन ए में होने वाली है। तो बहुत ही केयरफुली हमें सेक्शन ए को करना है सॉल्व। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आपने मार्किंग स्कीम देख ली है, पूरा पैटर्न देख लिया है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे फिजिक्स का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपको मिलेगा 1 मार्क के लिए। तो बेसिकली ये सवाल कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आ रहा है सेक्शन ए से। क्या है सवाल? वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून? सन जो है वाइट क्यों दिखता है दोपहर के टाइम पे, नून में? तो देखो, मैं ना सैम्पल पेपर को देख के बहुत खुश हुई थी। खुशी का रीज़न ये नहीं था कि सैम्पल पेपर के सवाल जो है ना ईजी थे। देखो, सवालों का जो लेवल है ना वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी इजी लेवल के आते हैं, कभी डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, कभी हम बोलते हैं कि मिसलेनियस टाइप के भी आ जाते हैं कि 2 डिफिकल्ट दे दिए और बाकी के 4 जो है इजी दे दिए। तो सवालों का लेवल तो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। खुशी का रीज़न ये था कि जिस भी बच्चे ने हमारे वीडियोस, मेरे वीडियोस केयरफुली देखे होंगे ना, उस बच्चे को बिना प्रैक्टिस के ये सैम्पल पेपर बन गया होगा। एग्जैक्टली बिना प्रैक्टिस के। यूजुअली क्या होता है ना कि सैम्पल पेपर हम सभी के लिए एक बेंचमार्क होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद में जो एनसीईआरटी के सवाल हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर जो भी हमारे पास रिफ्रेशर होती है उस रिफ्रेशर में जितने भी सवाल दिए रहते हैं उसको हम लगाते हैं, और फाइनली जब हमारे एग्जाम्स आने वाले रहते हैं तब हम जाके क्या करते हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हमसे सैम्पल पेपर बनने लगता है ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम हो गए क्या, एग्जाम रेडी। तो सैम्पल पेपर बनने लगा मतलब क्या, कि हम हो गए हैं एग्जाम रेडी। तो उस सैम्पल पेपर बन जाए इसके लिए आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हो, तब जा करके आपसे सैम्पल पेपर बनता है। लेकिन ये वाला जो सैम्पल पेपर था ये थोड़ा सा हटके है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी बच्चे ने मेरे वीडियोस A to Z बहुत ही केयरफुली देखे होंगे, चाहे वो कंसेप्ट्स के वीडियोस हों या वो इंटेक्स क्वेश्चंस के हों या वो एक्सरसाइज के हों या वो DPQs ही क्यों ना हो, तो जिस भी बच्चे ने मेरे वीडियोस A to Z केयरफुली देखे होंगे ना, उसको ये उस पर्टिकुलर बच्चे से जो है ना ये सैम्पल पेपर बड़े ही आसानी से बन गया होगा। अब देखो सवाल क्या था, कि सवाल ये है कि दिन के टाइम पे हमको जो सन है वो वाइट कलर का क्यों दिखता है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हमने तो ब्लू पढ़ा है। तो भाई ब्लू जो कलर है ना वो किसका होता है, स्काई का होता है। ब्लू कलर किसका होता है, स्काई का होता है। और यहाँ पे जो हमको पूछा जा रहा है ना वाइट कलर, ये वाइट कलर किसका है, सन का है। तो दिन के टाइम पे हमें सन कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, और स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था बड़े ही अच्छे से, बड़े ही तरीके से हमने समझा था कि स्काई का कलर सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको रेड क्यों दिखता है और नून के टाइम पे हमें ब्लू क्यों दिखता है। जो रीज़न हमने लगाया था उस समय, जो रीज़न हमने पता किया था कि क्यों स्काई का कलर ब्लू दिखता है दिन के टाइम पे, सेम रीज़न कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस सवाल पे भी अप्लाई हो रहा है कि क्यों दिन के टाइम पे हमें सन जो है वाइट कलर का दिखता है। चलो इस सवाल को हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम हर एक सवाल को, कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि सन का ओरिजिनल कलर क्या होता है भाई, सन का ओरिजिनल कलर होता है वाइट। अब सन से जो लाइट निकलती है जिसे हम सनलाइट कहते हैं, वो क्या है, वो है एक वाइट लाइट। सनलाइट क्या होती है, एक वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट के बारे में हमने अपने चैप्टर में पहले भी पढ़ा था कि जो वाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी होती है, और जब वो फैलती है तो उन्हीं कलर्स में फैल जाती है। लेकिन जब एक वाइट लाइट स्कैटर होती है या जब वो फैलती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7 कलर्स ही देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 7 कलर्स, रेनबो कलर्स, विब ग्योर। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि वाइट लाइट बनी तो बहुत कलर सी थी, जब वो स्कैटर हुई तो भी बहुत सारे कलर में स्कैटर हुई, लेकिन हमें देखने को क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ ये 7 कलर्स ही मिले।
क्यों? क्योंकि भाई केवल इन्हीं 7 कलर्स की जो लाइट है ना वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हमें ऐसा लगता है कि व्हाइट लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ 7 कलर्स की बनी है। ऐसा नहीं है, बनी तो बहुत सारे कलर की होती है, बस इन 7 कलर्स की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें ये 7 कलर्स ही देखने को मिलते हैं। इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो कलर की बात करनी थी, ये आप कहाँ लेकर के आ रहे हो, सनलाइट से व्हाइट लाइट से 7 कलर्स। रीजन है, क्या रीजन है? ये जो आपको 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट मिल रही है ना, इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अगर मैं सबसे कम वेवलेंथ की बात करूं तो हमारी जो वॉयलेट कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम, और जो मेरी रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा। अब एक एग्जाम्पल सुनो, सपोज आप और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया है कि आप लोग नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ जाओगे? जॉगिंग के लिए जाओगे। अब एक रात पहले आपके दोस्त ने बढ़िया से डिनर कर लिया, लेकिन आप नहीं कर पाए किसी रीजन से। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? वो जल्दी उठ गया आपका दोस्त, तो उसने लगे हाथ ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लेकिन आप देर से सो के उठे तो आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब आप लोग निकले हो कहाँ? जॉगिंग पे। तो जो कि आपके दोस्त ने एक रात पहले डिनर किया था, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया? सेम मॉर्निंग उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो उसके अंदर एनर्जी थी बहुत ज्यादा। लेकिन आपने डिनर भी नहीं किया था एक रात पहले, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, तो आपके अंदर एनर्जी थी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम थी। तो जैसे ही आप लोग जॉगिंग करना शुरू करोगे तो आप तो 2 कदम के बाद ही क्या हो जाओगे? थक जाओगे और फैल जाओगे कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हम में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लेकिन जो कि आपके दोस्त में काफी एनर्जी थी वो चला गया आगे, और वो कहीं आगे जाकर के ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके थक जाएगा और फैल जाएगा। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है ना, तो सेम एग्जाम्पल को आप क्या कर दो? यहां अप्लाई कर दो। कैसे? मान लो कि हमारे पास क्या है, अभी एक रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ है बहुत ज्यादा, तो इस वेवलेंथ को आप रिलेट कर दो किसके साथ? अपने दोस्त के एनर्जी के साथ। आपके दोस्त की एनर्जी कैसी थी? ज्यादा थी। रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है। आपके दोस्त की एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया और कहीं दूर जाकर के फैल गया। सिमिलरली जो रेड कलर की लाइट होगी उसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा, जिसके कारण जो हमारी रेड लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कहीं दूर जाकर के फैलती है। सिमिलरली जो वॉयलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ को आप रिलेट किसके साथ? अपनी एनर्जी के साथ। आप में एनर्जी कैसी थी भैया? कम थी, इसलिए आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाए, थोड़े दूर ही जाकर के फैल गए। सिमिलरली एक ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती है और कहीं पहले ही जाकर के फैल जाती है। तो हमारी जो वॉयलेट कलर की लाइट होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और स्कैटर बहुत जल्दी हो जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं रेड कलर की लाइट की, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ज्यादा दूर तक जाएगी और कहीं आगे जाकर के स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज को, वेवलेंथ वाली जो चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट क्या था भाई कि क्यों हमें दिन के टाइम पे जो है सन व्हाइट कलर का दिखता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको रेडिश ऑरेंज इस कलर का हमको सन दिखाई देता है। तो देखो ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ पे खड़े हो, कहाँ? आप यहाँ पे। अब सनराइज के टाइम पे सन यहाँ है, सनसेट के टाइम पे सन कहाँ है? यहाँ है। दिन के टाइम पे हमारा सन कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ये है क्या? हमारी अर्थ। ये हो आप, ये है क्या? हमारा सन दिन के टाइम पे, ये है हमारा सन सनराइज के टाइम पे, और ये है हमारा सन सनसेट के टाइम पे। तो भाई जब सनराइज और सनसेट की बात आती है ना, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। और जब हम बात करते हैं दिन की, तो दिन के टाइम पे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है ना कम रहता है। इसे ध्यान से सुनो, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, और जब दिन का टाइम होता है उस समय सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है। अब क्या हुआ? जैसे ही क्या हुआ, सन की सनलाइट आई। सनलाइट कहाँ आई भाई? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। याद है आपको कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल जैसे ही व्हाइट लाइट जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल से टकराती है,
वो स्कैटर हो जाती है, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारी सनलाइट क्या है भाई, एक व्हाइट लाइट ही है। जैसे ही वो सन से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको मिले बहुत तरह की क्या, कोलॉइडल पार्टिकल, और इन कोलॉइडल पार्टिकल से वो टकरा गई, और टकरा गई किसमें, टकराने के बाद क्या हुआ, स्कैटर हो गई किसमें, अपने 7 कलर्स में, यानी कि उसी विबग्योर में, विबग्योर स्पेक्ट्रम में वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई हमारी सनलाइट। ठीक है, लेकिन क्या हमें रेनबो दिखाई देता है? भाई ये जो विबग्योर स्पेक्ट्रम है ये क्या है, रेनबो कलर्स ही तो है ना। तो क्या हमें पूरे टाइम स्काई में रेनबोज देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि भाई ये जो स्पेक्ट्रम आया है ना व्हाइट लाइट का, ये अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर के अलग अलग लाइट स्कैटर हो रही है। क्या बोला मैंने कि सनलाइट सन से आई, अर्थ के वैक्यूम में एंटर करी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको मिले कौन, कोलॉइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से वो टकरा गई, टकराने के बाद में वो स्कैटर हो गई अपने 7 कलर्स में विबग्योर स्पेक्ट्रम में। लेकिन फिर भी हमें स्काई में पूरे टाइम रेनबो नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये जो डिफरेंट कलर की जो लाइट्स है ना, ये अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करती जाती हैं, स्कैटर करती जाती हैं अलग अलग डिस्टेंस पे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो वॉयलेट लाइट है, वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी कि सबसे कम एनर्जी, यानी कि ज्यादा दूर तक वो जा ही नहीं पाएगी। तो सपोज क्या हुआ, जैसे ही हमारी सनलाइट की जो सनलाइट स्कैटर हुई थी विबग्योर स्पेक्ट्रम में, तो सपोज हमारी जो वॉयलेट लाइट है वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाई और थोड़ा सा ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और आकर जाकर के स्कैटर हो गई। फिर इसके बाद में वॉयलेट से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इंडिगो कलर की होती है। तो इंडिगो कलर की लाइट क्या करेगी, थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वॉयलेट से ज्यादा थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और कहीं आगे जाकर के स्कैटर हो जाएगी। फिर इंडिगो से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है। तो ब्लू कलर की लाइट क्या करेगी, वॉयलेट और इंडिगो से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और हो सकता है कहीं यहां जाकर के स्कैटर हो जाए। फिर इसके बाद में सेम पैटर्न फॉलो होगा किसमें, ग्रीन, येलो और ऑरेंज में। ग्रीन, येलो और ऑरेंज भी क्या करेंगी, इनका जो वेवलेंथ है ना वो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू से तो ज्यादा ही होगा। तो हो सकता है ये लोग कहीं यहां जाकर के स्कैटर हो गई हो, थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और यहां जाकर के स्कैटर हो गई हो। अब बची कौन सी लाइट है भाई, बची है हमारे पास रेड कलर की लाइट। रेड कलर की लाइट जो कि इसकी वेवलेंथ कैसी है, सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज इन सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और अर्थ के सबसे पास जाकर के क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो जैसे ही हम सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई में देखेंगे तो हमें स्काई का कलर कैसा दिखने वाला है भाई, रेड दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि सन की जो सनलाइट थी वो एक टाइप की व्हाइट लाइट है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही घुसी सनलाइट, कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा गई, टकराने के बाद में स्कैटरिंग हो गई। स्कैटरिंग किसमें हुई, 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में हो गई। इन सभी 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम मिला है उसमें हमें वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम। तो जो वॉयलेट कलर की लाइट है वो थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी सन से और जाकर के फैल जाएगी। सिमिलरली इंडिगो और ब्लू कलर का भी यही हाल होने वाला है। भले ही इन दोनों की वेवलेंथ वॉयलेट लाइट से थोड़ी सी ज्यादा हो तो ये क्या करेंगी, थोड़ा और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी वॉयलेट लाइट से और कहीं आगे जाकर के स्कैटर हो जाएंगी, फैल जाएंगी। सबसे पास अर्थ के कौन स्कैटर होता है, रेड कलर की लाइट। क्यों? क्योंकि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा एनर्जी, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई और अर्थ के सबसे ज्यादा पास आकर के फैल गई। इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, रेड या ऑरेंजिश देखने को मिलता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। लेकिन अब क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि क्यों हमें सन का कलर व्हाइट देखने को मिलता है दिन के टाइम पे। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के टाइम पे क्या होता है ना कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, चलो फिर से जो है ना दिन का टाइम हुआ, दिन के टाइम से सनलाइट आई, सनलाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसी, कोलॉइडल पार्टिकल्स मिल गए, टकरा गई, स्कैटर हो गई। किसमें स्कैटर हो गई, अगेन विबग्योर स्पेक्ट्रम में क्या हो गई, वो स्कैटर हो गई। लेकिन अब क्या केस है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसा है, अब काफी कम है। तो सपोज क्या हुआ, वॉयलेट लाइट आई, वॉयलेट लाइट आई, उसकी वेवलेंथ कम थी तो वो कहीं यहां आकर के स्कैटर हो गई।
फिर इसके बाद में इंडिगो लाइट आई। इंडिगो लाइट की जो वेवलेंथ थी वो वॉयलेट लाइट से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो वो हो सकता है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गई वॉयलेट लाइट से और कहीं यहाँ आकर के स्कैटर हो गई। फिर इसके बाद में कौन आई, ब्लू लाइट आई। ब्लू लाइट आई, उसकी वेवलेंथ वॉयलेट और इंडिगो से और ज्यादा थी, उसने और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो यहाँ आकर के स्कैटर हो गई। हम कहाँ खड़े थे, हम अर्थ पे खड़े थे, तो हमें जैसे ही हमने दिन के टाइम पे स्काई को देखा तो हमें स्काई का कलर कैसा दिखा, स्काई का कलर हमें ब्लू दिखने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय कौन सी लाइट स्कैटर हो रही थी, ब्लू कलर की लाइट हो रही थी और हमारी आंखों के सामने ब्लू कलर बिल्कुल छा गया। ऐसा नहीं है कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की लाइट स्कैटर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वो और आगे जाकर के होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू से तो ज्यादा ही है, तो वो लोग कहीं और जाकर के स्कैटर होंगी। लेकिन इससे पहले कि वो स्कैटर हो और हमको दिखे, हमारी आंखों के सामने छा जाता है ब्लू कलर और इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस था कम, इसलिए लाइट की स्कैटरिंग क्या हो गई, लाइट की स्कैटरिंग हो गई बहुत ही कम, लीस्ट स्कैटरिंग हुई लाइट की। तो स्काई का कलर हमें कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, लेकिन सन हमें कैसा दिखने लगता है भाई, सन हमें दिखने लगता है व्हाइट। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग लाइट की ज्यादा हुई ही नहीं है। अगर लाइट की स्कैटरिंग होती प्रॉपरली तो जैसे हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे नहीं मून जो है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का दिखता है, वो होता, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती, स्कैटर हो जाती। लेकिन नून के टाइम पे क्या हुआ, डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में काफी कम था, तो पूरी लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाई, लीस्ट स्कैटरिंग हुई है लाइट की। तो भाई जब लाइट ठीक से स्कैटर ही नहीं होगी तो हमें डिफरेंट कलर्स कैसे देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें दिन के टाइम पे सन का ओरिजिनल कलर देखने को मिल जाता है, दैट इज व्हाइट। स्काई दिखता है ब्लू कलर का और जो सन है वो कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे स्कैटरिंग बहुत कम होती है सनलाइट की। अगर स्कैटरिंग प्रॉपर्ली हुई ही नहीं है तो हमें कैसे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट इतना बड़ा था और इतने बड़े कंसेप्ट से सवाल जो है ना ये आया था कि क्यों भाई हमें दिन के टाइम पे सन जो है व्हाइट कलर का दिखता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब दे देना भाई कि दिन के टाइम पे जो है ना लाइट की स्कैटरिंग कैसी होती है, सबसे कम होती है, जिसकी वजह से हमें दिन के टाइम पे सन कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 मार्क के लिए जो सवाल आते हैं उसमें आपको वर्ड लिमिट्स का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि 1 से 2 लाइन लिखी ज्यादा तो वहीं पे आधा मार्क हो गया कट। भले ही आपका सवाल सही हो, भले ही आपने जो भी लाइंस लिखी हो वो सही हो, लेकिन वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी ना आपने तो उसका आधा मार्क तो वैसे ही वहां पे कट जाने वाला है, बचा क्या, आधा। तो इसलिए 1 लाइन में जवाब दे दो। माना मैंने कंसेप्ट बहुत बड़ा है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ की पॉइंट याद रखना है कि भाई लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है दिन में, जिसकी वजह से हमें सन कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, both a spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of 15 centimeter. What type of mirror and lens are these? ये भी कितने मार्क का सवाल है भाई, 1 मार्क का सवाल है। बोला गया है कि हमें एक स्फेरिकल लेंस और एक स्फेरिकल मिरर दिया गया है, टाइप नहीं पता कि कौन से टाइप का है, बस इतना पता है कि दोनों ही स्फेरिकल लेंस और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। अकेले 15 मत देखना, उसके साथ में जो नेगेटिव साइन लगा है ना उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना। तो दोनों ही मिरर और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। और अब हमें ये बताना है कि कौन से टाइप का मिरर है और कौन से टाइप की लेंस है। तो कैसे बता पाओगे भाई, याद करो फर्स्ट चैप्टर हमारे 10th फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कितने ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था। हमने स्फेरिकल मिरर्स भी देखे थे और स्फेरिकल लेंसेज भी देखे थे। 2 टाइप के हमने स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल लेंसेज भी हमने 2 टाइप के देखे थे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। याद करो कॉनकेव लेंस के केस में हमने पढ़ा था कि चलो यहाँ पे मैं एक कॉनकेव लेंस भी बना लेती हूँ। तो मेरे पास है एक कॉनकेव लेंस और मेरे पास है यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर। तो जो एंटायर रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो होता है
मिरर का जो एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, और लेंस का जो एंटायर रिफ्रैक्टिंग एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर का, मिरर के केस में अपर्चर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है भाई, पोल कहलाता है, और लेंस के केस में अपर्चर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब पोल से लेकर के बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज के केस में। ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना फोकल लेंथ की, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो कि फोकल लेंथ होती क्या है, तो आप क्या बताओगे, मिरर के केस में पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और आप बोलोगे लेंस के केस में कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। लेकिन ये फोकस क्या होता है, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। स्फेरिकल लेंसेज और स्फेरिकल मिरर्स अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाते हैं, और इन इमेजेस को ट्रेस करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। उसमें से एक पहला रूल क्या था कि जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में मैं बोल रही हूं कि इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से होती हुई बाहर निकल आएगी। यानी कि इसने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम बोलते थे क्या, फोकस। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज दोनों ही के ही केस में हमने फोकस को ऑब्टेन करना सीखा था। ठीक है, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी फोकस की, कि फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पैरेलल इंसिडेंट रेज आकर के मिलती हैं। लेकिन इस फोकस को हमने ऑब्टेन करना सीखा था कि किस तरह से हम फोकस को ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या फिर वो क्या हो, स्फेरिकल लेंस हो। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस है वो कहां आता है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी चीजें लेते हो उनको आप कैसे मेजर करोगे, उनको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, और मिरर के राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें आप लेते हो उसे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करोगे। तो जो कि हमारे कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कहां आ रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसलिए जो फोकल लेंथ है उसको आप कैसे मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो हमने लेंस और मिरर लिया था उसमें से मिरर कौन है, मिरर तो डेफिनेटली क्या है, एक कॉनकेव मिरर ही है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगी, जब फोकस कहाँ आएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में आएगा मतलब क्या, फोकल लेंथ को हम कहां से मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो मिरर समझ में आ गया, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। अब बारी आती है किसकी, लेंस की, कि लेंस कौन सा है। याद करो कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग टाइप का होता है। यानी कि जो भी इंसिडेंट रेज आती हैं इस कॉनकेव लेंस के अंदर उसे वो क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। ये हमने पढ़ा था कि पैरेलल रेज तो कहीं आगे जाकर के इंफिनिटी पे मिल भी जाती हैं, लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं उनको तो कभी भी मिलना नहीं होता है। तो अब इन डाइवर्जिंग रेज को सबक सिखाने के लिए हम क्या करते थे, इन डाइवर्जिंग रेज को सबक सिखाने के लिए इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते थे, है ना। इनको हम पीछे की तरफ पकड़ के लेके आते थे और एक्सटेंड करते थे। जैसे ही इन डाइवर्जिंग रेज को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं। उस पॉइंट को हमने क्या बोला, उस पॉइंट को हमने बोला फोकस। तो लेंस के अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें आप लोगे वो कहां लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और लेंस के राइट हैंड साइड पे जो भी आप चीजें लोगे वो कहां से लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लोगे। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो कहां बन रहा है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कैसे मेजर करोगे फोकल लेंथ को, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सवाल में जो दिया गया था कि लेंस हमने लिया है -15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि फोकस कहाँ है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है। और एक ऐसा लेंस जिसका फोकस कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे,
समझ लो वो कौन सा लेंस है, वो है एक कॉनकेव लेंस, यानी कि एक डाइवर्जिंग लेंस। तो इस सवाल में, क्योंकि ये भी सवाल कितने मार्क का है, 1 मार्क का है, तो कहानी नहीं लिखनी है, चुपचाप ये लिख देना कि बोथ ऑफ देम आर कॉनकेव इन नेचर। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है, आपको रिवाइज कराया है कि ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब पूरा टॉपिक रिवाइज कराना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि काफी बड़ा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर जाके देख लेना। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करा दिया कि कॉनकेव मिरर और जो कॉनकेव लेंस होता है उन दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, बोथ आर कॉनकेव। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted, larger than the object. Where is the object placed? याद करो, कॉनकेव मिरर के हमने कितने सारे केसेस देखे थे, है ना। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की ये हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ मिलती हैं, आकर के फोकस पे मिलती हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिलती है वही इमेज बन जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और कॉनकेव मिरर है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और पास में लेकर के आते हैं, यानी कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेकर के आ जाते हैं। तो जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेकर के आए, अगेन क्या हुआ, इंसिडेंट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होंगी, और इस बार इमेज कहाँ बनने वाली है भाई, इस बार इमेज बनने वाली है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, इन्फिनिटी पे जब थी ऑब्जेक्ट तो इमेज का बनी फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं आया तो इमेज का बनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में। कैसी बनी, डिमिनिश्ड तो अभी भी है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, दिख रही है इमेज, तो डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हम अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के आए हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के आते हैं तो याद करो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। खास बात क्या होती है, सेम साइज की होती है। रियल एंड इन्वर्टेड तो तब भी रहेगी लेकिन सेम साइज की रहेगी। अब क्या किया, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में लेकर के आ गए मिरर के। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखा है। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज बनने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड तो बनेगी ही, लेकिन साइज में कैसी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, यानी कि कैसी होगी, लार्जर इन साइज होगी। ठीक है, लार्जर इन साइज होगी। तो यही तो पूछा गया था हमसे कि भाई एक कॉनकेव मिरर एक ऐसी इमेज जो कि रियल हो, इन्वर्टेड हो और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो, ऐसी इमेज कब बनाता है। तो भाई जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब आप बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑब्जेक्ट से बड़ी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा वो वाला क्वेश्चन भी जो है ना अपना 1 मार्क के लिए ही था, इसलिए हमने एक ही लाइन लिखी है। देखो इधर पे, यहाँ पे हमने क्या लिखी है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। एक ऐसा पॉइंट लेंस में जहां से जब लाइट आए तो बिना किसी डेविएशन के निकल जाए। भाई लेंस में होता क्या है, चाहे आप कोई भी लेंस ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, लाइट को अपना पाथ चेंज करना पड़ा। चेंज क्यों करना पड़ा भाई, क्योंकि वो एक हो सकता है रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही हो। भाई अगर हम बात करें किसकी, एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करें,
तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट कहाँ से आ रही है, सपोज एयर से आ रही है, तो एयर में लाइट की स्पीड कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। और एयर से लाइट कहाँ आ रही है, ग्लास के अंदर। हमारा जो लेंस है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण लाइट की स्पीड ग्लास में जाकर के क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस स्लो स्पीड के कारण लाइट को अपना पाथ चेंज करना पड़ता है, और जैसे ही लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, क्या हुआ, उसका जो पाथ है वो डेविएट हो गई, ठीक है, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। स्पीड चेंज होने के कारण लाइट ने अपना पाथ भी चेंज कर लिया, और इस वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो लेंस में रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई, क्योंकि लेंस अगर ग्लास का बना हुआ है, लाइट आ रही है हवा से, हवा में लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम, जैसे ही वो ग्लास के अंदर घुसी, ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, लाइट कहाँ से आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जैसे ही रेयरर से डेंसर मीडियम में आई लाइट, उसकी स्पीड हो गई कम, इसलिए उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ा, वो डेविएट हो गई, और इसी डेविएशन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस लेंस में एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट होता है, एक पॉइंट होता है, जहां से जब लाइट गुजरती है ना तो उसमें डेविएशन नहीं होता, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रीवियस केस में भी हमने बात करी है ऑप्टिकल सेंटर की। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो एंटायर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एरिया होता है लेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, और इस अपर्चर का सेंटर क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट आ रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के बाहर निकल जाएगी। ये देखो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, लेंस के अंदर घुसी, ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंची, टेक्निकली क्या होना चाहिए था, इंसिडेंट रे को अपना पाथ डेविएट करना चाहिए था, लेकिन देखो ये तो लाइट बिना किसी डेविएशन के लेंस के बाहर निकल आई, यहाँ पे डेविएशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइट पास हो रही थी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट जाएगी तो उसमें डेविएशन नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है भाई, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। इसका जवाब होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये भी क्या है, 1 मार्क का सवाल है, इसलिए इसमें आपको कथा नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखो, 1 वर्ड में लिखो या 1 सेंटेंस में लिखो, चुपचाप लिख देना ऑप्टिकल सेंटर और आपका काम हो जाएगा खत्म, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, in the arrangement shown in figure there are 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted in the circuit, later the key is inserted and then removed shortly after. What are the 2 observations that can be noted from the galvanometer reading? भाई अब यहाँ पे जो मुझे इमेज दिख रही है, याद करो ये इमेज हमने कहाँ पढ़ी है, इससे पहले ये इमेज हमने पढ़ी है EMI पे। EMI मतलब वो वाला EMI नहीं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन लेकर के आया था भाई, फैराडे लेकर के आए थे, एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या, माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे लेकर के आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से, तो भाई ये जो हमारे साइंटिस्ट थे ना माइकल फैराडे, ये हमारे पुराने वाले साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर आपको हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद हो तो उनने क्या बोला था कि जब हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं ना तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि करंट ने क्या किया, करंट ने हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा दी। तो माइकल फैराडे ने बोला कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकता है तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्या मैग्नेटिक फील्ड पलट के करंट इंड्यूस नहीं करा सकता। और इसी कंसेप्ट को लेकर के उन्होंने काफ़ी साल मेहनत करी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे और फाइनली एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया उनके इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। और उन्होंने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना तो पलट के मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे, अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस सेशंस में बात करी थी कि किस तरह से हमने एक कॉइल ली थी, उस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ फिक्स कर दिया था। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये गैल्वेनोमीटर करंट बताता है
कि भाई करंट सर्किट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर गया तो समझ लो सर्किट में करंट है, और अगर पॉइंटर में डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या कि सर्किट में करंट नहीं है। तो क्या हुआ, हमने कॉइल लिया, कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में हम एक बार मैग्नेट लेकर के आए थे। बार मैग्नेट को पहले हमने क्या किया था, चुपचाप से ला करके जो हमारी पूरा सेटअप था कॉइल और गैल्वेनोमीटर का, उसके पास ले जा करके रख दिया स्टेशनरी स्टेट पे। तब देखा कि क्या गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन हुआ, क्या कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि इस बार मैग्नेट ने कोई भी करंट इंड्यूस नहीं किया। भाई हम करवाना क्या चाह रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम एक बार मैग्नेट लेकर के आए। बार मैग्नेट लेकर के क्यों आए, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेट के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड से हम इस कॉइल में करंट इंड्यूस करवाना चाह रहे थे। लेकिन जब हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया, अब हमने इस मैग्नेट को मूव कराना शुरू किया। मूव, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आ रहे हो या कॉइल से दूर लेकर के जा रहे हो, बस इतना किया आपने कि मैग्नेट को मूव कराया। जैसे ही मूव कराया गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया। फिर डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि कॉइल में सर्किट में करंट आ गया। तो एक चीज तो यहाँ पे हमें पता चल गई कि बार मैग्नेट को जैसे ही हमने मूव कराया तब जाकर के करंट आया है हमारी कॉइल में। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव कराना शुरू किया। जैसे ही हमने मैग्नेट को स्टेशनरी करके कॉइल को मूव किया तो भी गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या कि अगर हम एक रिलेटिव मोशन सेट कर दें कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। भाई इस रिलेटिव मोशन से होता क्या है, क्यों जब हम एक मैग्नेट को मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाता है, क्यों जब हम एक कॉइल को मूव करते हैं एक बार मैग्नेट के आसपास तो उस कॉइल में करंट आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है भाई, वो चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण कॉइल के अंदर करंट आ जाता है। ये चेंज कैसे हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कभी आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे हो, कभी आप मैग्नेट को दूर लेकर के आ रहे हो। तो कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप पास लेकर के आ रहे हो तो कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। जब आप मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे हो तो कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो गई है। तो इस तरह से क्या होता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है कॉइल के रिस्पेक्ट में, चाहे आप कॉइल को मूव कर लो चाहे आप मैग्नेट को मूव कर लो। इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हमने क्या किया है, करंट प्रोड्यूस किया है, करंट इंड्यूस किया है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। टू बी मोर स्पेसिफिक, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमने कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने मैग्नेट लिया था ना, अब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या कि सबसे पहले तो हम कंडक्टर से करंट पास कराएंगे जिसके कारण वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, पड़ोस में रखी हुई जो कॉइल है उसमें क्या करने वाला है, वो करंट प्रोड्यूस करने वाला है। तो ये सेटअप कौन सा है भाई, ये वाला है। देखो इधर, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल थी, कॉइल के पास हमने अटैच कर दिया क्या, एक बैटरी, और एक हमने लगा दी क्या, प्लग की। उसके पड़ोस में हमने क्या रख दी, एक और कॉइल रख दी, और उसके साथ हमने अटैच कर दिया क्या, गैल्वेनोमीटर। हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम जैसे ही इस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करवाएंगे बैटरी को ऑन करके, तो ये कॉइल क्या बन जाएगी, एक ट्रिपल सी बन जाएगी। ट्रिपल सी यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब हमारा ट्रिपल सी क्या बन गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। भाई मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड तो होनी ही होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉइल ली, बैटरी अटैच करी, प्लग की हमने जैसे इंसर्ट करी, प्लग की मतलब क्या, एक तरह का स्विच। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो होने लगा, करंट गया कहाँ, हमारी कॉइल में। कॉइल क्या बन गई अब, ट्रिपल सी यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि वो क्या बन गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई।
इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, उसकी डेफिनेटली क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पड़ोसी कॉइल है उसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे इंड्यूस हो जाएगा, देखो इधर, जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी लगाई और प्लग की इंसर्ट करी हमने, करंट फ्लो होने लगा। सपोज इस वाले हमारे सेटअप में मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। तो क्या जैसे ही आप प्लग की इंसर्ट करोगे पूरे सर्किट में एकदम से 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। 0 एम्पियर था, फिर 1 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर होगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। अगर करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे पहले करंट 0 था तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 थी। जैसे ही करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। कैसी होने लगी, सपोज इस मैक्सिमम जो हमारा सर्किट है, इस वाली कॉइल में मैक्सिमम इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है, 5 टेस्ला हो सकती है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, फिर हो गई 1 टेस्ला, फिर हो गई 2 टेस्ला, फिर 3, 4 और फिर 5। करंट पहले 0 था, प्लग की इंसर्ट करी, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, करंट प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, पहले 0 थी, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई। अब देखो, क्या यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं लग रहा, पहले 0 थी, फिर कितनी हो गई, 5 हो गई, तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ ना। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हुआ तो पड़ोस पे बैठी हुई कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। सपोज टुवर्ड्स राइट उसने डिफ्लेक्शन शो किया। अब क्या होगा, सपोज 5 एम्पियर जब करंट फ्लो हुआ, अब 5 एम्पियर करंट जैसे ही फ्लो होना शुरू करेगा, अब कंटिन्यूसली क्या होगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तब तक जब तक कि आप प्लग की निकाल ना लो, जब तक आप स्विच ऑफ ना कर दो। पहले करंट 0 था तो 0 to 5 ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर तक का करंट आया तो अब ये 5 एम्पियर करंट ही कॉन्स्टेंटली फ्लो होने वाला है हमारे पहले वाले सर्किट में। तो भाई जब यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, 5 की 5 हो जाएगी। तो अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप इस चीज को ध्यान से समझना, जैसे ही करंट क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5 चली गई। और इस ग्रेजुअल इंक्रीज होने के कारण हम क्या समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है। इसी चेंज के कारण पड़ोस वाली कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर था उसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही 5 एम्पियर करंट आया सर्किट में, अब उस सर्किट में कॉन्स्टेंटली 5 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा, चेंज नहीं होगा तब तक जब तक कि आप प्लग की इंसर्ट हटा ना लो। ठीक है, तो अब हमारा करंट कैसा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा, वो वापस कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकेंड केस में आपने इस प्लग की को कर लिया रिमूव। जैसे ही रिमूव किया तो अब करंट ग्रेजुअली, पहले इंक्रीज हो रहा था, अब करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगा। करंट चेंज हुआ तो उसके साथ में जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी थी मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1, 0, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज हो रहा है ये भी तो क्या है, ये भी तो हम बोल रहे हैं कि एक चेंज ही है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो हमारी जो दूसरी वाली कॉइल है इसमें फिर से क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वो चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई थी वो चेंज हो रही है जिसके कारण हम बोलते हैं कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया है सेकेंडरी कॉइल में, दूसरी पड़ोसी वाली कॉइल में। इसलिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन तो शो किया, करंट तो इंड्यूस हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दैट डाई आउट शॉर्टली, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शंस हो रहे थे
और वो डिफ्लेक्शंस भी कैसे थे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड एंड दैट टू इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। बस एक स्टेटमेंट लिखो, किस्सा खत्म करो। क्यों? क्योंकि ये सवाल भी 1 मार्क के लिए आया है। मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इतनी कथा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये EMI का कंसेप्ट कहाँ से आया था, कैसे माइकल फेराडे ने जो है ना आइडिया लगाया कि भाई अगर करंट इंड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट इंड्यूस नहीं कर सकती। ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि मोमेंट्री डिफ्लेक्शंस होंगे गैल्वेनोमीटर में, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों हुए? क्योंकि जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर का प्लग की हमने इंसर्ट करी, करंट इंक्रीज हुआ ग्रेजुअली, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, इंक्रीज हुई ग्रेजुअली, चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया। फिर करंट क्या हुआ, 5 एम्पियर के अमाउंट में कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई, तो वापस से पॉइंटर जो है कहाँ आ गया, गैल्वेनोमीटर का 0 पे आ गया। फिर जैसे ही प्लग की आपने वापस निकाली, करंट अब ग्रेजुअली कम होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, ग्रेजुअली कम हो जाएगी। कम हो रही है मतलब क्या, फिर से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके कारण पड़ोसी वाली कॉइल में फिर से करंट इंड्यूस हो जाएगा और इसी इंडक्शन के कारण हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बताओ, इतना हलवा सवाल है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपसे बोला जा रहा है बनाने को, और इसमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताना है। जरा ये बताओ कि क्या हमने राइट हैंड थंब रूल नहीं पढ़ा? उस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा थंब होता है वो हमें क्या बताता है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स क्या करती हैं बच्चों, कर्ल करती हैं, घूमती हैं, मुड़ती हैं, वो डायरेक्शन क्या हो जाता है, वो डायरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सपोज हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, चलो इसका नामकरण भी कर देते हैं, नाम दे देते हैं AB। अब इस AB कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि B to A। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। अपने थंब को कहाँ रखेंगे भाई, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो हमने ये रियलाइज किया कि भाई हमारी जो फिंगर्स है वो कहाँ कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या भाई, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो जिस डायरेक्शन में घूमती हैं, जैसे कि 12 बज रहा है, फिर 1 बज रहा है, फिर 2 बज रहा है, फिर 3, 4, तो जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर मैं उल्टा घुमा दूं उन्हें, तो यानी कि 6 से 12 बजा दूं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने थंब को अपने करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को हमने कर्ल किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी जो फिंगर्स हैं भाई वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। यानी कि हो ना हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्यों बनाए हैं, अगर आपको याद आया हो तो हमने ये बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था। हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट वायर लिया था, उसके बीच में हमने एक कार्डबोर्ड का पीस या एक पेपर हमने पिरो दिया था। उस पेपर के ऊपर हमने क्या किया था, थोड़ा सा आयरन का पाउडर छिड़क दिया था। अब जैसे ही उस कंडक्टर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, आयरन का जो पाउडर है वो अजीब से पैटर्न में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड। हमने बोला कि भाई आयरन पाउडर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस भी पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही पैटर्न हमें एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने, एक कंडक्टर था, उसके बीच में हमने एक कार्डबोर्ड का पीस या एक पेपर फंसा दिया, और उस पेपर में हमने थोड़ा सा आयरन का पाउडर जो है ना स्प्रिंकल कर दिया। जैसे ही उस कंडक्टर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, जो आयरन का पाउडर है ना, कंडक्टर के अराउंड एक अजीब से पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो अजीब सा पैटर्न आपको दिख रहा है आयरन पाउडर का, वही उसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपको क्या देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखेंगी, हम बोलेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही दिखती है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए थे। और डायरेक्शन हमने कैसे निकाल लिया, डायरेक्शन हमने निकाल लिया राइट हैंड थंब रूल से। तो ये भी क्या है भाई, ये भी हम बोलते हैं कि 1 मार्क का सवाल है, तो इतनी कथा लिखने की तो जरूरत नहीं है। सीधे से आपसे क्या पूछा गया था कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, चुपचाप से ये बना देना और ये लिख देना साथ में कि जो फील्ड है उसके पास क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या सेंटर कौन होता है, खुद कंडक्टर ही होता है। तो उठा करके ये बना देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई कहानी लिखने की जरूरत है ही नहीं। और मुझे लगता है ये बनाने में आपको आधा मिनट लगेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, two unequal resistances are connected in parallel if you are not provided with any other parameters, example numerical values of I and R, what can be said about the voltage drop across the two resistors। अब देखो हमारे पास 2 अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स थे और उन दोनों ही रेजिस्टर्स को कैसे हमने अरेंज किया था भाई, पैरेलली कनेक्ट किया था। तो ये रहा रेजिस्टर 1 और ये रहा क्या, रेजिस्टर 2। अब ना हमें इन दोनों ही रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस पता था, ना ही हमें I की वैल्यू पता थी कि करंट कितना जा रहा है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि अगर हमने इन दोनों ही रेजिस्टर्स को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों ही रेजिस्टर्स में वोल्टेज कितना कितना जाएगा। तो ध्यान से समझो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई रेजिस्टर्स का, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आपको याद है हमने 3 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टर्स के, उसका हमने एक डाउट सेशन भी लिया था। एक हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पढ़ा था हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप बराबर का होता है। आप कितने भी रेजिस्टर्स लगा लो पैरेलल में, यहाँ तो भी 2 लगे ना, आप 3 4 5 6 कितने भी लगा लो, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज बराबर का जाता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 12 वोल्ट का वोल्टेज R2 के पास भी जाएगा और R1 के पास भी जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होने वाला है भाई, वोल्टेज ड्रॉप तो सेम होने वाला है। अगर वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा करंट। क्यों, क्योंकि अब करंट के पास देखो ना 2 रास्ते हैं जाने के, या तो वो R1 में भी जा सकता है, R2 में भी जा सकता है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आप रेजिस्टर्स लगाओगे उन सभी रेजिस्टर्स में करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाएगा। और इसको ऑपोजिट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हर एक रेजिस्टर में समान करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसीलिए हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं वो सीरीज में नहीं लगाए जाते, वो पैरेलली लगाए जाते हैं। सीरीज में तो वो जो दिवाली लाइट्स आती है ना, जो हम सीरीज लगाते हैं वो होती है, अगर एक बल्ब भी फ्यूज हुआ तो पूरी की पूरी जो लड़ है वो खराब हो जाती है। लेकिन हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं, फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, वो सब कैसे होते हैं, आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक फैन भी अगर जो है ना चलना बंद हो जाए तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे असर नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो सबके पास बराबर का पहुंच रहा है। यही एक मेजर एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि जिसकी वजह से हम अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई, ये भी 1 मार्क के लिए ही है क्वेश्चन, सिर्फ इतना लिख देना कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए ही है। क्या बोल रहा है ये सवाल, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q from infinity to point A in the space. The potential of the point A is given as V. What is the work done to move this charge from infinity in terms of Q and V? भाई ये कंसेप्ट तो सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में। मैंने आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको एक इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था, रेजिन्स लो, रेजिन्स को रख दो कहाँ, एक पानी के बीकर में। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो रेजिन्स है ना वो फूल के हो गई है मोटी। क्यों हो गई है मोटी, क्योंकि उनके अंदर घुस गया है पानी। पानी क्यों घुसा, वो इसलिए घुसा क्योंकि किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है, जो भी चीज फ्लो करती है ना उसकी टेंडेंसी होती है, या मूव करती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी।
किशमिश के अंदर पानी नहीं था और किशमिश के बाहर पानी बहुत ज्यादा था, तो पानी कहाँ गया? बाहर से अंदर की तरफ चला गया। एक बॉल है, एक बॉल को आपने हाइट से फेंका है नीचे, तो जैसे आप उसको रिलीज करोगे, थ्रो करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे आप अपनी बॉल को क्या करोगे? रिलीज करोगे, बॉल अपने आप हाइट से कहाँ आ जाएगी? ग्राउंड पे आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मैं इसका ऑपोजिट करने के लिए बोलूं, तो अगर आपको ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे बॉल फेंकनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थ्रो करना पड़ेगा। थ्रो किया मतलब क्या? आपने किया है कुछ वर्क, है ना? जब आपने क्या किया है? बॉल को थ्रो किया है, यानी कि आपने मेहनत की है, और उस मेहनत को हम फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं भाई? वर्क कहते हैं। किशमिश के केस में क्या हुआ था? पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया था, तो हमें किशमिश के अंदर सिरिंज से जो है ना पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पानी अपने आप हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आ गया। लेकिन अगर हमें बॉल को ग्राउंड से फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पे फेंकना है तो हमें थ्रो करना पड़ेगा, हमें एनर्जी या हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं उनकी भी क्या होती है? टेंडेंसी होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं। हायर पोटेंशियल मतलब क्या? एक ऐसा रीजन जहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होती है। लोअर पोटेंशियल मतलब क्या? एक ऐसा रीजन जहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी कम होती है। तो चार्जेस कहाँ मूव करते हैं भाई? हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब मैंने बोला कि एक चार्ज है हमारा कहाँ? इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी पे। इस इन्फिनिटी से मुझे अपने चार्ज को कहाँ लेकर के आना है? पॉइंट ए तक लेकर आना है, अपने पास लेकर के आना है। इन्फिनिटी पे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है, और मैंने आपको समझाया था कि मान के चलो कि इन्फिनिटी पे क्या है? पोटेंशियल काफी जीरो है। क्यों जीरो है ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, बस इतना समझो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। और ये जो पॉइंट ए है इस पे पोटेंशियल कुछ है, कितना है? चलो हम मान लेते हैं कितना है? v है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? हम अपने पॉजिटिव चार्ज को जीरो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके आ रहे हैं, लो टू हाई पोटेंशियल लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब क्या है? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वर्क किस पे डिपेंड करता है भाई? ये वर्क डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर 10 कूलम चार्ज लेकर के मैं आ रही हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, तो मुझे सपोज W1 वर्क करना पड़ रहा है, और अगर मैं 20 कूलम का चार्ज लेकर के आ रही हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, तो मुझे W2 काम करना पड़ेगा, और W2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा W1 से। तो क्या मैं वर्क और चार्ज के बीच में एक रिलेशन बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। क्या करा मैंने? वर्क अपॉन चार्ज कर दिया। और ये जो रेशियो होता है ना वर्क अपॉन चार्ज का, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? VA इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां पे हमसे पूछा क्या जा रहा है? द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज V. What is the work done to move this charge from infinity in terms of Q and V? भाई हमसे वर्क डन के बारे में पूछ रहा है V और Q के टर्म्स में, तो हम क्या कर सकते हैं? W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू कर दो, खत्म बात। ये भी क्या है? 1 मार्क का सवाल था, कथा नहीं लिखनी है। हम सिर्फ ये पूछा गया था कि जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर के आ रहे हैं, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है? V है, तो कितना वर्क डन किया है हमने इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, वो आपको बताना है। तो आपने क्या किया? आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन पूछा गया है तो आप क्या करोगे? V इंटू क्यू कर दोगे, बस इतना लिख देना, पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको हुआ होगा क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन के लिए भाई CBSE को हेड्स ऑफ। वैसे तो सैंपल पेपर बड़ा इजी है, अभी तक आप देख रहे होंगे, बहुत ही बिल्कुल भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, और इजी क्वेश्चंस ही अभी तक चल रहे थे। ये सवाल भी कैसा है? इजी है। लेकिन जैसे ही बच्चा ये देखेगा कि भाई यहाँ पे तो हमें टेलीस्कोप दिख रहा है, और टेलीस्कोप के बारे में तो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, और जैसे जैसे आप सवाल में घुसोगे कि भाई यहाँ तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है, तो मान लो कि आप इस लाइन के बाद आगे का पढ़ने ही नहीं वाले। क्यों? क्योंकि इस पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वर्ड्स, तो आप उसी में आ जाओगे दहशत में कि भाई टेलीस्कोप तो हमने वैसे भी नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, और टाइप्स भी पूछे गए हैं यहाँ, तो आगे का सवाल तो हमसे डेफिनेटली नहीं बनेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है एक ट्रिकी क्वेश्चन
क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पे बच्चे को फंसा दिया। फंसाया कैसे है? ये है एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो कंसेप्ट पे बेस्ड थे, डायरेक्ट कंसेप्ट लग रहे थे, चाहे वो सनराइज सनसेट वाला हो, चाहे वो पोटेंशियल वाला क्यों ना हो। या अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ये एक एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो इसके लिए सीबीएसई को भाई हेड्स ऑफ। ठीक है, अब देखो पहला मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि कभी भी किसी सवाल से डरो मत। मैं मानती हूं कि अगर आपसे सवाल नहीं भी बनेगा, लेकिन यार कम से कम एक बार पढ़ के तो देखो कि उसमें है क्या, शायद बन जाए। अब ये जो सवाल है इसमें जो है टोटल 5 पार्ट्स है और हर एक पार्ट का कितने मार्क्स का है? वो हर एक पार्ट 1 मार्क का है, तो हर एक पार्ट कैरी कर रहा है 1 मार्क। टोटल आपको दिए गए हैं 5 सवाल, उसमें से आपको करने हैं कितने? 4 सवाल। अगर आपने चारों सवाल सही कर लिए तो आपको कितने मिल जाने वाले हैं भाई? 4 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो हो सकता है आपसे इसमें से 3 ना बने, लेकिन 1 तो बन सकता है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि कोशिश करके देखो, शायद बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो सुमति wanted to see the stars of the night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that the telescopes which are made up of lenses are called refracting telescopes and the ones which are made of mirrors are called reflecting telescopes. सुमति को तारे देखने थे, उसे पता है कि तारे देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। फिर उसने किया गूगल बाबा ने उसे बताया कि भाई टेलीस्कोप भी 2 टाइप के होते हैं। वो टेलीस्कोप जो कि लेंसेज से बने हैं, लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए वो टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहलाते हैं। एक और टेलीस्कोप होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके बने होते हैं भाई? स्फेरिकल मिरर्स के बने होते हैं, इसलिए उनको हम नाम दे देते हैं क्या? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। ठीक है भाई, अभी तक की तो इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है। आगे क्या बोल रहे हैं? सो शी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। उसने डिसाइड किया कि भाई टेलीस्कोप थोड़ा महंगा आता है, एक काम करते हैं अपने घर पे ही बना लेते हैं। कौन सा बनाएंगे भाई? रिफ्रैक्टिंग वाला, यानी कि लेंसेज का यूज करेंगे। शी बॉट 2 लेंसेज L1 एंड L2, आउट ऑफ विच L1 जो है वो बड़ा था और L2 कैसा था? छोटा था। भाई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना है तो लेंसेज तो लेने पड़ेंगे, तो 2 लेंसेज ले लिए। L1 बड़ा था, L2 छोटा था। द लार्जर लेंस गैदर्स एंड बेंड्स द लाइट। माना आपने टेलीस्कोप नहीं पढ़ा है, लेकिन स्फेरिकल लेंसेज करते क्या है ये तो पता है ना। 2 टाइप के लेंसेज मैंने आपको बताए हैं स्फेरिकल लेंसेज, एक पढ़ा है मैंने आपको कॉनकेव और एक पढ़ा है मैंने आपको कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग टाइप का होता है, जो भी इंसिडेंट रेज उस पर आती है उसको वो क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। उसका ऑपोजिट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? जो भी इंसिडेंट रेज उस पर पड़ती हैं उसको वो क्या कर लेगा? कन्वर्ज कर लेगा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हमसे कि जो सुमति ने हमको बताया कि जो लार्जर वाला जो लेंस था वो क्या कर रहा था? लाइट को गैदर कर रहा था और लाइट को बेंड कर रहा था। इसका मतलब क्या होने वाला है कि डेफिनेटली जो L1 लेंस है वो कौन सा होगा? यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स ही क्या करता है? लाइट को बेंड करता है, कन्वर्ज करता है। फिर क्या बोला? while the smaller telescope magnifies the image, और छोटा वाला क्या कर रहा है भाई? मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल। मोटे और बड़े जो लेंसेज होते हैं वो पावरफुल होते हैं। सो टू सी फार अवे शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस। अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज्ड दैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी। भाई अभी तक तो ये स्टोरी चल रही है ना, स्टोरी तो आप पढ़ ही सकते हो, और ये इंग्लिश लिटरेचर जैसा नहीं लग रहा, अनसीन पैसेज है। ठीक है, जो भी आपको की पॉइंट्स लग रहे हो कि भाई इस पॉइंट से जो है सवाल आ सकता है, तो आप क्या करते जाते हो? मार्क करते जाते हो। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है? मार्क करते जाना है। उसने क्या बोला कि बिग थिक लेंसेज क्या हो सकते हैं? पावरफुल हो सकते हैं। दूर रखी हुई चीजों को अगर देखना है तो इसी तरह के हमें पावरफुल लेंसेज चाहिए हैं। लेकिन उसको क्या हुआ? रियलाइज हुआ कि भाई जो पावरफुल लेंसेज होते हैं ना, मोटे मोटे थिक लेंसेज, उनको कैरी करना होगा बहुत ही डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वो भाई हैवी होंगे। बिग और थिक लेंसेज क्या होंगे? हैवी होंगे, और उनको एक जगह पे होल्ड करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस, the surface of the lens has to be extremely smooth.
लाइट कहाँ से पास कर रही है, लेंस की सरफेस से कर रही है, तो लेंस की सरफेस को स्मूथ भी होना चाहिए और काफी स्मूथ होना चाहिए. एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज, इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो. और अगर थोड़ा भी कोई फ्लॉज आ गए लेंसेज में, कोई गलती हो गई लेंसेज में, तो इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी धूल भरी, मिट्टी भरी विंडो के थ्रू झांक रहे होंगे. ये पूरी क्या थी, सुमति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने के टाइम पे. ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको अभी तक समझ में आ गई होगी. जो सुमति ने अपनी स्टोरी शेयर करी है, एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, अब सवाल क्या पूछे गए हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं. एक इमेज भी दी गई है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से हम देखेंगे तारों को. ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L2 है. L1 तो हमने पहले ही देख लिया था कि भाई कन्वर्जिंग होने वाला है, यानी कि कॉन्वेक्स होने वाला है. जो L2 है वो भी क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ही है. सवाल क्या है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप. भाई सवाल में ही दिया गया है. L1 तो हमने पहले ही बता दिया था कि कन्वर्जिंग टाइप का होने वाला है, क्योंकि वो लाइट रेस को बेंड कर रहा था, सुमति ने बता दिया था. तो L1 तो कॉन्वेक्स था ही था. फिर इसके बाद में L2 के लिए उसने बोला था कि वो क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है. मैग्नीफाई कौन करेगा भाई, कॉन्वेक्स ही करेगा. तो और डायग्राम में भी हमको दिया गया है कि L1 L2 दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब, कि दोनों ही लेंसेज कैसे होंगे भाई, दोनों ही लेंसेज होंगे कॉन्वेक्स लेंस टाइप के. ठीक है, देखो एक सवाल तो बना ना. यूजुअली क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं कि भाई टेलीस्कोप तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला. कोशिश तो करो, शायद बन जाए. तो यहाँ पे तो आपको अपना जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, है ना. दिख रहा था कि कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं, तो आपने मार्क कर दिया. अब कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा. चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 में से 4 करने हैं, हमेशा ये ध्यान रखना. If the powers of the lenses L1 and L2 are in the ratio of 4:1, what would be the ratio of the focal length of L1 and L2? अब देखो, पावर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पावर जो है वो किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ के इनवर्स रेशियो में होता है. कौन, किसी भी लेंस की पावर. यानी कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ है ज्यादा तो उसकी पावर हो जाएगी कम. एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ है कम तो उस लेंस की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. अब यहाँ पे L1 L2 क्या है, दो लेंसेज हैं. उन दोनों ही लेंसेज की जो पावर है उसका रेशियो कितना दिया गया है भाई, P1/P2 कितना दिया गया है, 4/1 दिया गया है. एक काम करते हैं, आपको पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन पता है ना, क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. तो पावर की जगह आप क्या रख दो, फोकल लेंथ रख दो. तो P1 की जगह आप क्या लिख सकती हो, 1/f1. f1 क्या है भाई, फोकल लेंथ है लेंस 1 की. अपॉन में क्या आ जाएगा, P2. P2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई, f2 लिख सकते हो. f2 क्या है, f2 है फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2. और RHS में आप क्या लिखे रहने दोगे, 4/1 लिख दोगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, f2/f1. f2/f1 कितना है भाई, RHS में कितना लिखा है, 4/1 लिखा है. लेकिन हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ वन फर्स्ट लेंस को ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में और f2 को आना चाहिए डिनोमिनेटर में. तो हम कैसे लिख देंगे, f1/f2. तो भाई RHS में जो लिखा है वो भी तो चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. क्या यहाँ पे हमें जरा भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी. ठीक है, सिंपल था. पावर और फोकल लेंथ का रेशियो पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए. क्या होता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f. P1 P2 दिया हुआ था आपको, P1 की जगह आपने लिख दिया 1/f1, P2 की जगह आपने लिख दिया 1/f2. अरेंज कर दो, f2/f1 आ जाएगा कितना, 4/1. हमसे पूछा क्या गया है, f1/f2 लिखा पूछा गया है, तो हमने घुमा दिया रेशियो को, कितना हो गया, 1/4. तो फोकल लेंथ क्या का रेशियो क्या कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इतना करने पे 1 मार्क मिल जाएगा. अब कहाँ तो हमें लग रहा था कि टेलीस्कोप नहीं बनने वाला, लेकिन देखते ही देखते मजाक मजाक में 2 सवाल बन गए. तो टोटल 4 मार्क का सवाल था, 2 मार्क तो हमें ऐसे ही मिल गए. अब आगे की कहानी देखते हैं. आगे क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस. भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कि यूजुअली हम क्या करते हैं, चाहे हम स्फेरिकल लेंस पढ़ें, चाहे हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ें, हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि इमेज की साइज़, कभी हम बोलते हैं कि इमेज की साइज़ हाईली डिमिनिश्ड है, कभी हम बोलते हैं कि इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। तो जब ये बहुत बड़ी और जब हम बहुत छोटी की बात करते हैं तो हम इमेज को किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है और ये पेन सबसे बड़ा है, तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? हो सकता है कि हमारे पास जो पेन हो वो आपके पेन से बड़ा हो, तो आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा जिसके हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है मेरा ये पेन और मेरा ये वाला जो पेन है मेरे दूसरे वाले पेन से कैसा है, बड़ा है, तो मैं मान लूंगी कि हाँ अब आप सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने पेन को मेरे छोटे वाले पेन से क्या किया है, कंपेयर किया है। इसलिए मैंने बोला, मान लिया मैंने कि मेरा जो पेन है ये छोटे वाले पेन से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम किसी चीज को बताते हैं कि बड़ा है या छोटा है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है कि भाई इस रेफरेंस से क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो इमेज के केस जब हम स्फेरिकल मिरर्स या स्फेरिकल लेंसेज पढ़ते हैं, तो जब भी हम इमेज की साइज को बताते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड है या हाईली मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है, हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? हम बताते हैं ऑब्जेक्ट के साइज के रेफरेंस में। ऑब्जेक्ट की साइज हम ये नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट मोटा है या नहीं, हम हाइट की बात करते हैं। तो अगर हमें इमेज की हाइट बतानी है कि कैसी है, तो हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। और फिजिक्स की लैंग्वेज में जो कंपैरिजन होता है वो हम किस में लेते हैं भाई? वो हम लेते हैं रेशियो में। किस में लेंगे? रेशियो में लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, बस इतना सा ही फॉर्मूला होता है। अब मैग्निफिकेशन को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं? यू से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज के केस में, क्योंकि हम टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? लेंस की बात करेंगे, स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे। तो स्फेरिकल लेंसेज के केस में मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है V अपॉन U। ठीक है, रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था? फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? तो ये होना चाहिए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जवाब है बिल्कुल सही। दूसरा क्या है भाई? दूसरा हमको बोल रहे हैं डबल द फोकल लेंथ 2f। 2f तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कि 2f जो है ना लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कहीं आ रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में फोकल लेंथ? बिल्कुल भी नहीं। इनवर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 1/r। यार 1/r भी नहीं आ रहा है कहीं से लेके कहीं तक। फिर इसके बाद में इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि 1/u। 1/u तो आ रहा है, लेकिन अकेले 1/u नहीं है भाई, उसके साथ में v भी है। तो ये वाला ऑप्शन भी है आपका गलत। सबसे सही कौन सा है आपका? ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ हाइट और रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खत्म। तो इसी के साथ आपको मिल जाएंगे टोटल 3 मार्क्स। 4 मार्क का सवाल था टोटल, 5 आपको दिए गए थे ऑप्शंस में, 5 में से 4 करना था, 4 में से अभी आपने इस सवाल तक 3 मार्क्स तो ऑब्टेन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रगल करेंगे लास्ट मार्क के लिए, लास्ट 1 मार्क के लिए। वो क्या है? Sumarti did some preliminary experiment with the lenses and found out that the magnification of the eyepiece L2 is 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 cm from the lens, at what distance did she put the object? भाई इससे ज़्यादा आसान लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर तो न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई L2 लेंस के लिए ये बोल रही है कि L2 लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है? 3 है। फिर इसने सुमति ने बोला कि ये जो L2 लेंस है ना, इससे इसने ऑब्जर्व किया कि इमेज डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है? 24। यानी कि इस L2 लेंस से
इमेज कितने डिस्टेंस पे है, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि v कितना है, 24 सेंटीमीटर है। पूछा क्या गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे उसने अपने L2 लेंस से रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है। अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। यहाँ पे हाइट वाला तो कोई रोल आ ही नहीं रहा है, तो हम हाइट वाले टर्म को हटा देते हैं, बचा क्या हमारे पास, v अपॉन u। m आपको दिया गया है कितना है, 3 है। v आपको बता दिया उसने कि हमारे L2 लेंस से कितने डिस्टेंस पे इमेज बनी है, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी है, तो v की जगह लिख देना 24 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, u तो आपको कैलकुलेट करना ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, u को ले जाओ LHS में, कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3, कितना होता है, 3 8 24 सेंटीमीटर, आ गया आपका जवाब 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया भाई, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। लो मिल गए पूरे 4 में से 4 मार्क्स। कहाँ तो हमें लग रहा था कि नहीं बनने वाला, टेलीस्कोप तो हमने कभी आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ा ही नहीं तो उससे रिलेटेड सवाल कैसे बनेंगे। तो इसके लिए CBSE को भाई हेड्स ऑफ कि बच्चे को फंसाने का बड़ा अच्छा तरीका है। बच्चा शुरुआत में देखेगा कि अरे बड़े आसान सवाल हैं, लेकिन जैसे ही इस सवाल तक आएगा वो आ जाएगा दहशत में। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इतने अच्छे से तो हम एप्लीकेशन पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे, भले ही आपको नहीं पता कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, भले ही आपको नहीं पता कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, लेकिन उससे रिलेटेड सवालों को तो आपने कर लिया और बड़े ही अच्छे से किया है। तो 5 में से 4 सवाल तो आपको बन गए और 4 ही करने थे। एक काम करते हैं, जो 5वां सवाल है वो भी हम देख लेते हैं, उसे भी छोड़े क्यों, हो सकता है वो भी आसान हो। सुमति bought not so thick lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, would she have with her choice of lenses? अब ये जो है ना, ये थ्योरी पे बेस्ड सवाल है। थ्योरी में मैंने आपको एक पॉइंट मार्क कराया था, अगर आपको याद हो तो देखो इधर। सुमति ने क्या बोला था कि वो ये जानती थी कि पावरफुल लेंसेज जो होते हैं, जो बिग थिक लेंसेज जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं और दूर रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए पावरफुल लेंसेज चाहिए हैं। लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि यार पावरफुल लेंसेज जो होते हैं ना, उनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत हैवी हो जाते हैं। ये चीज़ उसने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करी थी हमके साथ। इसी पॉइंट पे बेस्ड है हमारा लास्ट 5th क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, देखो इधर। सुमति ने जो है ना नॉट सो थिक, वो सोच रही थी पहले कि थिक लेंसेज ले लेती है, लेकिन उसने नहीं लिए। तो अब क्या एडवांटेजेस उसको मिलने वाले हैं इस नॉट सो थिक लेंसेज को खरीद के, देखो इधर। शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियरर इमेजेस। थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। थिकर लेंसेज जो है टेलीस्कोप को हैंडल करना डिफिकल्ट कर देते हैं, इजी नहीं बनाते हैं। नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। हाँ, ये चीज सही है ना। नॉट सो थिक लेंसेज टेलीस्कोप को ज्यादा हैवी भी नहीं करेंगे और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट को पास भी होने देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन सी। तो कहाँ तो हमसे कुछ नहीं बनने वाला था और कहाँ हमसे सारे ही सवाल बन गए। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको हुआ होगा क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। भाई ये भी क्या है, टोटल इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, हर एक पार्ट के पास 1 मार्क है और 5 में से आपको 4 ही करने हैं। A solenoid is a long helical coil of wire through which a current is running in order to create a magnetic field. The magnetic field of the solenoid is the superposition of the fields due to the current through each coil. It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside and is similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and a south pole at the other end depending upon the direction of the current flow. The magnetic field produced in the solenoid is dependent on a few factors such as current in the coil, number of turns per unit length, etc. The following graph is obtained by a researcher while doing an experiment to see the variation of the magnetic field with respect to the current in the solenoid. The unit of magnetic field as given in the graph
attached is in millitesla mt and the current is given in ampere। भाई अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था। सबसे पहले हमने पास कराया था किसके थ्रू, एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू। फिर इसके बाद में हमने छोटे छोटे कंडक्टर्स को, स्ट्रेट कंडक्टर्स को कंबाइन करा था किसके फॉर्म में, एक कॉइल के फॉर्म में। तो हमने एक सर्कुलर कॉइल में भी कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हमने देखा था। फिर इसके बाद में हमने क्या लिया था, एक सोलेनॉइड लिया था। सोलेनॉइड क्या होता है भाई, एक वायर ले लो, कंडक्टिंग वायर ले लो और उसको आप क्या करो, एक पर्टिकुलर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर इस तरह से रैप करना शुरू करो, लपेटना शुरू करो। जैसे आप लपेटोगे तो आप क्या करोगे, कॉइल बनाओगे, गोल गोल छल्ले बनाओगे कुछ इस तरीके के, है ना, गोल गोल छल्ले बनाओगे आप कुछ इस तरीके के। किसी भी वायर को लपेटते तो आप इसी तरह से हो ना, तो आपने क्या किया, वायर को लपेटा, कंडक्टिंग वायर को लपेटा और आपने गोल गोल बना दिए क्या, छल्ले। और यही छल्ले क्या कहलाते हैं भाई, इन छल्लों को कंबाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जब आप वायर को लपेटोगे ना तो कुछ इस तरह से लपेटना कि जितने भी आपने गोल गोल छल्ले बनाए, लूप्स बनाए हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आकर के चिपक ना जाए, एक दूसरे से क्या हो, थोड़े से दूर दूर हो, ठीक है। तो एक क्या बन जाए, सिलेंडर बन जाए। सर्कुलर लूप्स का आपने क्या बना रखा है, एक सिलेंडर बना रखा है। अब आप क्या करोगे, इस सोलेनॉइड के अक्रॉस लगा दोगे एक बैटरी। जैसे आप बैटरी लगाओगे क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब हमारा सोलेनॉइड बना किसका है, हमारा सोलेनॉइड बना है सर्कुलर लूप का। सर्कुलर लूप में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो यहाँ पे आपको जितने भी सर्कुलर लूप दिख रहे हैं ना सोलेनॉइड के, उन सभी के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है कॉन्सेंट्रिक, कुछ इस तरीके के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सभी कॉइल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, यानी कि एक एंड से निकलेगी और दूसरे एंड में क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं। तो सोलेनॉइड के केस में भी ऐसा ही हुआ। सोलेनॉइड जो कि बना हुआ है बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का, हर एक सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी निकलेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में निकलेगी। इन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के जैसी है। यानी कि सोलेनॉइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उनने क्या बनाया है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स बनाए हैं, ठीक है। और ये लूप्स कैसे होते हैं भाई, ये लूप्स हम बोलते हैं कि एक एंड से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरे एंड तक जाएंगी। और सोलेनॉइड के अंदर कैसी हो जाती हैं, सोलेनॉइड के अंदर भाई हो जाती हैं बहुत ही यूनिफॉर्म, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर क्या हो जाती हैं, यूनिफॉर्म हो जाती हैं। फिर सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट का जैसे कि हमने बोला कि नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, वैसे ही हमारे सोलेनॉइड का भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल होना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो हमने क्लॉक फेस रूल के थ्रू पता किया था कि किस तरह से सोलेनॉइड का हम नॉर्थ और एक साउथ पोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी वही दी है जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब सवाल देखो कि सवाल है क्या, What type of energy conversion is observed in linear solenoid? अब भाई इस चीज के लिए भी NCERT को सलाम है, क्योंकि ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। भाई CBSE ने सिलेबस तो कम कर दिया है, और जहाँ तक है कि थोड़ा बहुत सिलेबस शायद और कम हो जाए, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। लेकिन जो CBSE ने सिलेबस कम किया है ना, माना सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन अब जितना भी सिलेबस आपको दिया है ना पढ़ने के लिए, अब वो चाहते हैं आपको कि जितना सिलेबस दिया है ना उसको आप डिटेल में पढ़ो, इन डेप्थ में पढ़ो, सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है चीज़ों को। सोलेनॉइड भी इनने अब एक टाइप बता दिया हमें क्वेश्चन के फॉर्म में कि अभी तक तो आप सोलेनॉइड पढ़ रहे थे, अब आप सोलेनॉइड के टाइप्स भी पढ़ना। टाइप्स मतलब क्या, ये जो लीनियर सोलेनॉइड है ना, ये क्या है, एक टाइप है सोलेनॉइड का। तो ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ही है।
सोलेनॉइड के बारे में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन सोलेनॉइड के टाइप्स तो हमने पढ़े ही नहीं। और तो सीबीएसई ने हमको बता दिया कि भाई अब जो भी पढ़ रहे हो ना, अब उसको डिटेल में पढ़ो, टाइप्स भी पढ़ो थोड़े बहुत। तो देखा जाए तो अगर इसमें हमसे पूछा गया है कि एक लीनियर सोलेनॉइड में एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, तो इसमें बच्चे जरूर गलती करेंगे, 99% चांसेस है गलती करने के। वो क्या है कि वो जैसे ही देखेंगे इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, फटाक से टिक करने वाले हैं इसको, जबकि ये जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। लीनियर सोलेनॉइड बेसिकली एक ऐसा टाइप होता है सोलेनॉइड का जिसको यूज किया जाता है पुलिंग या पुशिंग फोर्स ऑफ मोशन को बनाने के लिए। लीनियर सोलेनॉइड क्या है भाई? एक ऐसा सोलेनॉइड है जिसे यूज किया जाता है बेसिकली मैकेनिकल पुलिंग या पुशिंग फोर्स ऑफ मोशन को जनरेट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है एक ट्रिकी सवाल, यहाँ पे बच्चे जरूर जो है ना गड़बड़ कर सकते थे, और गड़बड़ के चलते वो क्या कर देते, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक टिक कर देते। और वैसे भी ये जो पार्ट है, ये जो सवाल है, इसमें हमें 5 में से केवल 4 ही पार्ट करने थे। तो हमें क्या लगता, हमें लगता कि भाई हमने तो एक पार्ट ये सही कर ही दिया है, तो आगे अब हम केवल 3 ही करेंगे। तो जब तक आप श्योर ना होना तब तक मार्क मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, गलत हो जाएगा ना। गनीमत है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना क्या होगा, अभी तक तो केवल अंडा मिल रहा था, पता चला -1 कट भी हो जाता। तो अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ो। 5 में से 4 देने का ऑप्शन जो आपको दिया गया है कि 5 में से 4 करो, उसका रीजन ही यही है कि हो ना हो कहीं ना कहीं कोई ट्रिकी सवाल होगा, तो उसको छोड़ के आप बाकी की 4 कर सको, इसीलिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना। ये लीनियर सोलेनॉइड का पूछा जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, उसको मत पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा सवाल ही छोड़ दोगे, जैसे कि वो टेलीस्कोप वाले क्वेश्चन में हुआ था। टेलीस्कोप के सारे क्वेश्चंस हमसे बन सकते थे, लेकिन अगर आप पहले ही छोड़ देते उसको तो पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपके कट नहीं हो जाते। तो छोड़ना नहीं है, स्ट्रगल करो, ठीक है, कोशिश करो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब अगर हमने क्या किया है, सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या करा है, एक बार मैग्नेट रख दिया है। तो इस बार मैग्नेट के साथ क्या होने वाला है भाई, ये जो बार मैग्नेट है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी हम बोलते हैं कि मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने सोलेनॉइड है ना, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, एक बैटरी के साथ। बैटरी जैसे ही चलेगी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हमारा सोलेनॉइड क्या बन जाएगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये भी क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जब आप एक छोटा सा मैग्नेट और रख दोगे, सॉरी मैग्नेट नहीं, जब आप एक सॉफ्ट आयरन बार रख दोगे तो ये आयरन बार भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये परमानेंट नहीं होगा। जब तक सोलेनॉइड में करंट जा रहा है तभी तक सॉफ्ट आयरन बार क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही करंट जाना हुआ बंद, जो सॉफ्ट आयरन बार है वो वापस से सॉफ्ट आयरन बार ही बन जाएगा, मैग्नेटाइजेशन उसका खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन बी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, अभी पढ़ा है भाई, बार मैग्नेट के जैसी होती हैं, है ना। बार मैग्नेट के जैसे ही सोलेनॉइड के जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसके जैसी होती है। जैसे कि बार मैग्नेट से निकलती हैं नॉर्थ से साउथ पोल, सिमिलरली हम बोलते हैं कि सोलेनॉइड से भी क्या होता है, एक एंड से बाहर निकलेंगी और दूसरे एंड पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड की किसके जैसी होती हैं, बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जैसी ही होती हैं। चलो आई होप ये वाला सवाल भी आपको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the current. The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the square of the current. The magnetic field produced by the solenoid is independent of the current. Choose from the following which of the following would be the correct statement. भाई ये तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं. क्या पढ़ के आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट पे. करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. करंट कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो मुझे सही लग रहा है. क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में इसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के प्रोपोर्शनल होगी. भाई हमने एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा था फोर्स का. क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स का बिल, है ना. फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स का बिल. तो उस हिसाब से फोर्स जो है बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है. अगर आप इस फोर्स को नहीं भी जानते तो छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है. तो इसीलिए स्टूडेंट का ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है. ए क्यों गलत है? एक में बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. थर्ड में बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर वेर का कोई बात नहीं है, सीधे सीधे जो है ना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाती है, स्क्वायर नहीं लगता है. फिर फोर्थ क्या है, प्रोड्यूस द सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है. डिपेंडेंट तो होती है, स्क्वायर वेर कुछ नहीं लगता है, बस डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है. तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन डी सही है. क्यों? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग केवल सेकेंड स्टेटमेंट ही क्या है, सही है. आई होप ये वाला सवाल भी आपको बना होगा. अब हम चलते हैं इस सवाल के लास्ट पार्ट पे. चलो लास्ट पार्ट क्या है भाई, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, उस ग्राफ में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 30 मिली टेस्ला. तो देखो 0.8 एम्पियर करंट यहाँ है, इस करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 12 से 14 के बीच में है, यानी कि 13 मिली टेस्ला. बिल्कुल सही है. फॉर लार्जर करंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज नॉन लीनियरली. अगर हम 0.8, 1 और 2 करंट को देखें, एम्पियर करंट को देखें, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लीनियर ही हमको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग करंट के साथ लीनियरली ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है. तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत है. थर्ड ऑप्शन क्या है, फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला. नहीं, 1.3 नहीं है, 13 है. देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पियर करंट. ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, क्लियरली दिख रहा है. एक्स एक्सिस पे हमने करंट लिया है, वाई एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है. 0.8 एम्पियर करंट पे 13 मिली टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी क्या है, ऑप्शन ए. अब देखो 5 में से 4 सवाल करने थे, पांचों सवालों को पहले देखो एक साथ, ठीक से पढ़ो. अगर आप लीनियर सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन छोड़ भी दोगे ना तो भी आपसे बाकी के बनने वाले हैं. 4 मार्क्स का सवाल था, 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल सकता था अगर आप उस लीनियर सोलेनॉइड वाले को छोड़ भी देते तो भी चल जाता. क्यों? क्योंकि बाकी के जो सवाल थे वो सब आपने पढ़े हुए हैं. भले ही आपने टाइप ऑफ सोलेनॉइड नहीं पढ़ा है, लीनियर सोलेनॉइड नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या हुआ, बाकी के 4 तो पढ़े थे ना, बाकी के 4 तो समझ में आ गए होंगे. चलो अब इसी के साथ में हम खत्म करते हैं ये वाला क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे. नेक्स्ट सवाल क्या है, A student observes the above phenomena in the lab as a white light passes through a prism among many other colors. He observed that the position of the 2 colors red and violet. What is the phenomena called? What is the reason for the violet light to bend more than the red light? भाई आपको पता है कि व्हाइट लाइट किसकी बनी होती है. पहला वाला जो हमारा सवाल था उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट जो है ना बहुत सारी कलर्स की बनी होती है. जैसे ही वो प्रिज्म के थ्रू पास होती है लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है और वो जितने कलर्स की बनी होती है ना उन्हीं कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. लेकिन हमें केवल 7 कलर दिखते हैं. ठीक है, विबग्योर का स्पेक्ट्रम दिखता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ यही 7 कलर हैं जिनकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है. जिस ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं.
अंधेरे कमरे में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक नहीं पड़ती, इसलिए हमें चीजें दिखाई नहीं देती। तो विबग्योर स्पेक्ट्रम हमें क्यों दिख रहा है व्हाइट लाइट का? क्योंकि व्हाइट लाइट के केवल यही कलर्स हमारी आंखों तक आ रहे हैं और इसीलिए उन्हें हम देख पा रहे हैं। बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सभी कलर्स में से वॉयलेट और रेड कलर पे उसने फोकस डाला। उसने देखा कि जो रेड कलर की लाइट है उसकी बेंडिंग थोड़ी कम हुई है, वॉयलेट कलर की लाइट जो है उसकी बेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? वापस से याद करो, मैंने आपको बताया था कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? काफी कम होती है। और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है भाई? बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था लाइट की स्पीड, जब हमने सेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू म्यू। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे बराबर होने वाली सबकी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? लाइट के सोर्स के ऊपर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। तो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। सभी कलर की लाइट्स कहाँ से आ रही हैं? एक ही सोर्स से आ रही है, इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है। इसलिए हम इस म्यू वाले टर्म को हटा देते हैं। बचा क्या? लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही क्या होगी? उस लाइट की स्पीड होगी, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी जो बेंडिंग है वो क्या होगी? उतनी ही कम होगी। रेड लाइट की जो वेवलेंथ थी वो ज्यादा थी, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या हुआ? उसकी जो बेंडिंग है वो कैसी हुई? कम हुई। और अगर हम बात करें वॉयलेट लाइट की, तो वॉयलेट लाइट में हमने बोला कि उसकी वेवलेंथ है कम, जिसके कारण स्पीड है कम। स्पीड है कम मतलब क्या? उसकी बेंडिंग क्या हो गई? उसकी बेंडिंग हो गई ज्यादा। जवाब क्या है इसका भाई? द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। स्पीड ऑफ द वॉयलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट। क्यों स्लो है? क्योंकि वेवलेंथ कम है। एंड दैट ऑफ रेड लाइट इज हाईएस्ट। ठीक है, hence deviation of violet light is maximum and that of the red is minimum. वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कैसी है? स्पीड है उसकी सबसे कम। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ है कम। और रेड लाइट का जो स्पीड है उसकी वो है कैसी? ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसके कारण उसका डेविएशन कैसा है? कम है। डेविएशन वाले कंसेप्ट को हमने और अच्छी तरीके से समझा था जब हम डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म की बात कर रहे थे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देख लो, तो ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अ स्टूडेंट हैज 2 resistors 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation which of the 2 resistors she would choose. भाई बच्चे के पास 2 resistors थे, एक ऑलरेडी उसके पास था 4 ओम का था। अब जो उसके पास दूसरा रजिस्टर था उसको कनेक्ट करना था 4 ओम के साथ पैरेलली। कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना था कि पूरे सर्किट का टोटल करंट कितना आए? 9 एम्पियर आए। अब R2 को लगाने के लिए उसके पास 2 रजिस्टर्स थे, एक था 2 ओम का और एक था 3 ओम का। अब वो हो गया कंफ्यूज कि कौन सा लगाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम R2 की जगह किसको लगा के देखते हैं? 2 ओम के रजिस्टर को लगा के देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा? 4 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1। 2 में से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 आ जाए? जवाब है आपका कितना? 2। सॉरी 2 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? आपको जवाब होना चाहिए 2। ये कितना हो गया? 3/4। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया भाई 4/3। अब V इज इक्वल टू I इंटू R लगा देते हैं। टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट में? 12 वोल्ट का है, इज इक्वल टू I हमें कैलकुलेट करना है। R कितना आया है? 4/3 आया है। तो 4 3 सा कितना होता है? 12। 3 को ले जाओ LHS में, कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 9 एम्पियर करंट। ये लो, यही तो चाहिए था हमें। हमें क्या करना था? बच्चे को एक सर्किट बनाना था। उस सर्किट में उसके पास R1 की जगह पे उसने 4 ओम का रेजिस्टर लिया हुआ था। R2 के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो 2 ओम का रेजिस्टर ले ले या 3 ओम का ले ले।
लेना ऐसा है कि ओवरऑल सर्किट में टोटल करंट कितना चाहिए है, 9 एम्पियर चाहिए है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने R2 की जगह 2 ओम का रेजिस्टर लगा करके देखा। जैसे ही हमने लगाया तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई करंट कितना आ गया, 9 एम्पियर आया, जो कि हमें चाहिए था। डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट हमें ऑब्टेन हो गई। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई बच्चा जो है 2 ओम का रेजिस्टर यूज कर ले R2 में, ताकि करंट कितना आ जाए, 9 एम्पियर आ जाए। फाइन, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42. इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा, मतलब समझ लो क्या है, वो मीडियम काफी डेंस है, डेंसर है। और हमें पता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए डायमंड क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट स्लोली ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वाटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होने वाली है, फास्टर होने वाली है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड से कैसा है, कम है, यानी कि वाटर डायमंड से कम डेंस है, इसलिए वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होने वाली है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। इसका जवाब है क्या, पानी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। भाई डायमंड का दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 है, और एयर का कितना दिया गया है, 1.33 है। तो कर दो डिवाइड, इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा देना, तो इसका आंसर आपके पास 1.8 अप्रॉक्स आएगा। आसान था ना ये वाला सवाल भी, बस इतना पूछा गया था कि दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, लाइट किसमें ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी, तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जो कम डेंस होगा, उसमें लाइट ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी। कौन होगा भाई ऐसा मीडियम, होगा पानी। फिर इसके बाद में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वाटर का गिवन है, तो डायमंड और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33 कर देना, 1.80 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा था ये सवाल। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इन द गिवन सर्किट A, B, C and D are 4 lamps connected with a battery of 60 volt. Analyze the circuit to answer the following questions. What kind of combination are the lamps arranged in series or parallel? भाई साफ साफ दिख रहा है भाई, सारे लैंप्स कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पहला सवाल तो यही बन गया। ये बाय द वे 5 मार्क का सवाल है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा सवाल था ये वाला कि सीरीज में है या पैरेलल में है, जवाब होना चाहिए पैरेलल में है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 एडवांटेजेस बताने हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो भाई पहला एडवांटेज क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास वोल्टेज जो है वो बराबरी का जाता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा आप क्या बता सकते हो एडवांटेज, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलना बंद भी हो जाए ना, तो दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं आता है। इसीलिए हमारे घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं। वो जो दिवाली में जो दिवाली लाइट्स आती है ना, उसके जैसे नहीं, अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सब भी क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाइए उस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो मेन 2 एडवांटेजेस आप क्या लिख सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, सेम होता है, और अगर एक डिवाइस में फॉल्ट हो जाए तो बाकियों में असर नहीं होता है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। भाई अगर बात आती है किसकी, ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस मतलब क्या, ब्राइटनेस मतलब होता है पावर। हम अपने घरों में 2 टाइप के बल्ब यूज करते हैं, एक तो होता है नाइट बल्ब और एक होता है जो हम अपने नॉर्मली रूम में लगाते हैं। नाइट बल्ब को ध्यान से देखो कितना डिम होता है वो, उसकी ब्राइटनेस कितनी कम होती है, और जो नॉर्मल बल्ब लगाते हैं हम अपने रूम्स में, उसकी ब्राइटनेस देखो कितनी ज्यादा होती है। ब्राइटनेस कम ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि उन दोनों ही बल्ब की पावर अलग अलग है। नाइट बल्ब की जो पावर है उसकी कम होती है पावर, और जो नॉर्मल बल्ब होता है उसकी पावर होती है ज्यादा। तो जो आपका ये सवाल है कि कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट होगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक बल्ब की पावर।
रेजिस्टेंस तो आपको दिया नहीं है, गिवन क्या है, करंट है और वोल्टेज है। तो पावर की मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है भाई यहाँ पे, V इंटू वाई। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पावर के सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, किसी भी सवाल में कोई भी फॉर्मूला लग जाता है, कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट उठा करके फॉर्मूला लगा देना। तो अगर मैं लैंप ए की पावर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180 वॉट। सेकेंड बल्ब की निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 24, 240 वॉट। सी की निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300 वॉट। डी की निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 वॉट। तो कुल मिला करके जो लैंप सी है इसकी पावर सबसे ज्यादा है, कितनी है, 300 वॉट। तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन होगा, अपना लैंप सी। ठीक है, फिर लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है भाई, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू IR लगा देना। V कितना गिवन है, 60 गिवन है। ठीक है, करंट कितना है, ऐड कर दो, 3 + 4 + 5 कितना हो गया भाई, 4 + 3 कितना होता है, 7 7 + 5 कितना होता है, 12 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, करंट 15 इंटू आर। आर निकालने के लिए क्या करोगे, 60/15 कर देना, 15 4 60, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम्स। बस खत्म कहानी, इतनी सी थी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर, आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 5। सो 5 4 3 2 and 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, PQ is a current carrying conductor in the plane of the paper as shown in the figure below. Find the directions of the magnetic field produced by it at point R and S। यहाँ पे एक PQ कंडक्टर है, करंट कहाँ जा रहा है, इसमें Q से P में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। पॉइंट S और पॉइंट R पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। थंब को कहाँ रख देंगे, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने कर्ल किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो आर पॉइंट है ना, उस पे तो हमको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर आर पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है। और अगर हम बात करें पॉइंट एस की, तो पॉइंट एस पे हमको लग रहा है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है, पेपर के बाहर आ रही है। तो आर पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं भाई, आर पॉइंट पे हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड is into the plane of the paper and at R कैसा हो रहा है, पेपर के S पे कैसा हो रहा है, S पे लग रहा है कि पेपर के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और R पे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेपर के अंदर जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given R1 is greater than R2 where will be the strength of the magnetic field be larger। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर, बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, तभी तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके अराउंड। तो जितना दूर आप जाते जाओगे मैग्नेट से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। जो पॉइंट आर है वो मैग्नेट से दूर है, पॉइंट एस जो है वो मैग्नेट के पास है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास है। तो पॉइंट एस पे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, गिवन है ना यहाँ पे, देखो R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि R दूर है कंडक्टर से एज कंपेयर टू पॉइंट एस से। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या इसके बाद भी कोई सवाल है, हाँ है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज्ड। अगर हमने डायरेक्शन करंट की फ्लो का बदल दिया, अभी कहाँ जा रहा था, Q2P जा रहा था, अब हम उल्टा कर देते हैं, अब हम P2Q कर देते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, जब हमने P2Q जब हमने निकाला था, सॉरी जब हमने Q2P निकाला था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही थी, R पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि प्लेन के अंदर जा रही है, और S पॉइंट पे लग रहा था हमें कि बाहर आ रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ही हम घुमा देंगे, करंट की फ्लो का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, तो अब क्या होगा, हमें लगेगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो रही हैं, क्लॉकवाइज हो रही हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई
राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या बताता है? करंट की फ्लो का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करती हैं वो हमें क्या बताती हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बस इतना सही है क्या? राइट हैंड थंब रूल। तो इसी के साथ में आपका सैंपल पेपर का फिजिक्स सेक्शन होता है A to Z कंप्लीट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आपने देखा कि दो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए थे, एक टेलीस्कोप हो गया था और एक वो वाला लीनियर सोलेनॉइड वाला। टेलीस्कोप माना हमने पढ़ा नहीं था इतने डिटेल में, लेकिन उसके हर एक सवाल को हम सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि दिखने में वो क्वेश्चन भयंकर था, लेकिन जो पूछा गया था वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, वो सभी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। और अगर हम बात करें लीनियर सोलेनॉइड की, तो वो वाले सवाल को अगर आप छोड़ देते, बाकी के सवाल को अटेम्प्ट करते, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजें तो पढ़ी हुई थी ना। तो भले ही सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया, लेकिन जितना भी सिलेबस उनने आपको दिया है ना, अब वो ये चाहते हैं कि आप उस सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। तो भाई आज के इस सेशन के लिए इतना ही। सारे सवाल हमने बहुत अच्छे से पढ़े, सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हुए हमने पढ़े हैं। आई होप सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स ही वहां पे आपको होंगे, नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।